पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिजल्ट सीजन जारी है और इस हफ्ते बैंक्स और सीमेंट कंपनीज के बेहतर रिजल्ट्स की वजह से तेजी नजर आई। ताहम दूसरे सेक्टर्स में इंटरेस्ट ना होने के बायस हफ्ते के आखिरी रोज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसने वीकली गेन्स को महदूद रखा। हफ्ते के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 716 पॉइंट्स या 0.64% के इजाफे के साथ 1,12,801 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 3 माह के सरप्लस के बाद जनवरी 2025 में करंट अकाउंट में खसारा नजर आया जो $420 मिलियन रहा। ताहम इस माली साल के पहले 7 माह में करंट अकाउंट अब भी $682 मिलियन का सरप्लस शो कर रहा है। इस हफ्ते इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक जनवरी 2025 में एक्सपोर्ट्स $2.95 बिलियन रहीं, जो सालाना बुनियाद पर 6% और दिसंबर 2024 के मुकाबले में 1% का इजाफा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जनवरी 2025 में $1.68 बिलियन रहीं, जो सालाना बुनियाद पर 16% और दिसंबर 2024 के मुकाबले में 14% ज्यादा हैं। इस माली साल के पहले 7 माह में एक्सपोर्ट्स 10% के इजाफे के साथ $19.58 बिलियन तक पहुंच गई हैं। इसी तरह जनवरी 2025 में इंपोर्ट्स $5.27 बिलियन रहीं, जो सालाना बुनियाद पर 11% का इजाफा है, जबकि दिसंबर 2024 के मुकाबले में 2% कम है। इस माली साल के पहले 7 माह में इंपोर्ट्स 7% के इजाफे के साथ $33.08 बिलियन तक पहुंच गई हैं। जनवरी 2025 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $194 मिलियन रहीं, जो दिसंबर 2024 के मुकाबले में 14% का इजाफा है। इस तरह इस माली साल के पहले 7 माह में FDI 56% इजाफे के साथ $1.52 बिलियन तक पहुंच गई है। और LSM या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के डेटा पर नजर डाली जाए तो नवंबर 2024 के मुकाबले में दिसंबर 2024 में LSM में 19.1% का इजाफा देखा गया। ताहम इस माली साल के पहले 6 माह में LSM सालाना बुनियाद पर 1.87% डाउन है। और एज एक्सपेक्टेड रमजान की आमद से पहले खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वीकली इन्फ्लेशन या SPI में 7 हफ्तों के बाद 0.27% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। केले की कीमत में 11.9%, अंडे 7.8% और चिकन की कीमत में 4.47% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में बुलिश मोमेंटम सस्टेन क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर हम बात करेंगे नवीद वकील से, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ ब्रोकिंग हैं K-Trade के। नवीद, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नवीद, इस हफ्ते हमने मार्केट में तेजी तो देखी, लेकिन अब भी मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट महदूद है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मार्केट में दिसंबर के बाद जो ऑब्वियसली साल का 84% रिटर्न था, तो जनवरी से लेकर अब तक फरवरी में मार्केट का रिटर्न रिलेटिवली फ्लैट रहा है। और जो हमें एक्टिविटी अब नज़र आ भी रही है तो वो बड़ी सेलेक्टिव एक्टिविटी नज़र आ रही है, स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक, या साथ साथ में रिजल्ट सीज़न चल रहा है, तो जहाँ रिजल्ट्स में कोई अपसाइड सरप्राइज़ नज़र आ रहा है, चाहे डिविडेंड्स में या अर्निंग्स में, तो वहाँ हमें कुछ सेलेक्टिव आउट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। पर अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो आपकी बात दुरुस्त है कि मार्केट का जो रिटर्न है वो रिलेटिवली फ्लैट है। उसकी कुछ वजूहत हैं। पहली वजूहत तो ये है कि नज़र ये आ रहा है कि अब जो म्यूचुअल फंड्स के साइड पर जो कन्वर्जन्स एक्सपेक्ट की जा रही थी फिक्स्ड इनकम से इक्विटी में, उसमें कुछ स्लो डाउन नज़र आया है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का ऑब्वियसली पहला क्रिटिकल रिव्यू है IMF के साथ, जो एंड ऑफ दिस मंथ अर्ली नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, जहाँ पोटेंशली कुछ मज़ीद मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स की जा सकती हैं, पर्टिकुलरली टैक्स शॉर्टफॉल को अगर हम देखें तो आई थिंक इस वक्त जो मार्केट का व्यू है वो ये कि इंतज़ार है कि कोई मैक्रो कैटलिस्ट मार्केट के लिए सामने आ जाए, जिसमें अभी फ़िलहाल IMF का रिव्यू क्रिटिकल है। पोटेंशियल सॉवरन रेटिंग्स अपग्रेड्स की भी बात चल रही है पाकिस्तान की। आई एम श्योर कुछ प्रेजेंटेशंस, कुछ रिव्यूज़ जो हैं इस वक्त इन प्रोसेस हैं, तो कहीं पाकिस्तान का कोई पोटेंशियल सॉवरन रेटिंग अपग्रेड हो जाए या पाकिस्तान का एक सक्सेसफुल IMF रिव्यू हो जाए, उसके बाद फिर हमें मार्केट में एक ब्रॉडर मोमेंटम नज़र आ सकता है। अच्छा नवीद, आपने कहा कि कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स्ड इनकम फंड स्लो डाउन हुआ है, हालांकि हमने इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी देखी है और आगे भी अप टू 1% कट हो सकता है, फिर कन्वर्जन स्लो क्यों हो रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स में कन्वर्जन जो प्रोसेस स्लो डाउन नज़र आ रहा है, उसकी कुछ वजूहत हैं। पहली वजूहत अगर हम देखें कि हमें भी ये लगता है कि अब स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी साइड पर जो ईजिंग का पेस है उससे थोड़ा सा स्लो कर सकता है। जो अग्रेसिव कट्स हमें नज़र आए हैं पिछले 6 महीने में या 7 महीने में, अब शायद आगे इतने बड़े कट्स एटलीस्ट इमीडिएट टर्म में या नियर टर्म में ना हो। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, जो अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उनकी यील्ड्स जो आज से 3, 4, 5 महीने पहले हाई टीन्स में थी, वो अब रिड्यूस होकर लो टीन्स में आ गई हैं, 10 से 12% की रेंज में है। नियर टर्म मुझे लगता है ये है कि शायद ये कन्वर्जन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा और इस वक्त जो नियर टर्म मार्केट मोमेंटम है वो सेलेक्टिव होगी, स्टॉक स्पेसिफिक होगी। अच्छा नवीद, ज़्यादातर एनालिस्ट से बात करके ये चीज़ सामने आ रही है कि इन्वेस्टर्स IMF के पहले रिव्यू के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल व्यू तो ये भी है कि पहला रिव्यू क्लियर कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी दे वांट टू मेक श्योर
کہ یہ ہو جائے، تو بس اسی بات کا انتظار ہے۔ اس وقت جو پوٹینشلی IMF پروگرام میں اس وقت جو سب سے بڑی چیز جو ہائی لائٹ کی جا رہی ہے وہ پاکستان کا ٹیکس کلیکشن کا شارٹ فال ہے، جو کہ بائی دسمبر نمبرز تقریباً 0.3% آف GDP ہے۔ تو اوبیسلی سب کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اینڈ دیر از اوبیسلی سم نوائز کہ شاید کوئی مزید انٹرم ٹیکس میجرز لیے جا سکتے ہیں، جس کے اوبیسلی پھر ایک انفلیشنری امپیکٹ بھی ہوگا۔ جہاں تک گورنمنٹ آفیشیل اسٹیٹمنٹس کی بات ہے تو وہاں پہ تو یہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کیٹیگوریکلی کہ کوئی نئے ٹیکسز جو ہے وہ ایشو نہیں کیے جائیں گے، بگ ڈیٹا اینڈ انفورسمنٹ پر ہی ایمفیسس ہوگا، جس سے پاکستان اپنا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ اچیو کر لے۔ جہاں تک ہمارا اپنا پرسنل پرسپیکٹیو ہے، ویو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے، لیکن اس کے اندر میں IMF کے ساتھ پاکستان کے بہت سارے ایسے کنٹینجنسی میجرز بھی ہیں جو گورنمنٹ نے اگری کیے ہوئے ہیں کہ اگر شارٹ فال پرسسٹنٹ ہے تو گورنمنٹ وہ کنٹینجنسی میجرز انیکٹ کر سکتی ہے، چاہے وہ وتھ ہولڈنگ ٹیکسز کے مد میں ہو یا ایڈوانس ٹیکسز کے مد میں ہو، وچ بیسڈ آن آور ایسٹیمیٹس آر اباؤٹ 0.2% آف GDP۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرور ڈیفینیٹلی ایک شارٹ فال ہے، اور مارکیٹ جو ہے چاہے گی دیکھنا کہ اس شارٹ فال کو گورنمنٹ کیسے ایڈریس کرتی ہے، کیا IMF کی طرف سے اس کے اندر میں کوئی لینینسی پاسبل ہے، جو کہ ہمیں نہیں لگتا، بٹ اوبیسلی مارکیٹ اس چیز کے انتظار میں ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اندر میں جو ہم سرپلسز رن کر رہے تھے وہ اوبیسلی فرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ان دا لاسٹ 4 months، اور اوبیسلی امپورٹ پریشرز بھی اب سلائٹلی بلڈ اپ ہو رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو فورن FDI فلوز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ابھی تک اس حساب سے مٹیریلائز نہیں ہو پائے۔ تو اوبیسلی کچھ ایکسپیکٹیشنز اب کرنسی پہ بھی ہیں کہ مے بی دیر از اے شارٹ ٹرم marginal adjustment in the currency that's also likely to happen in the next few months۔ تو I'm assuming کہ مارکیٹ جو ہے ڈٹرمن کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ IMF ریویو کے بعد یہ چیزیں کہاں سیٹل ہوتی ہیں، پاکستان کے ٹارگیٹس میں کیا ریویژن ہے، اور اگر ریویژن نہیں ہے تو کون سے میجرز لیے جائیں گے جن سے یہ ٹارگیٹس اچیو ہو سکیں۔ تو نوید، اس موقع پر آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹرز کو مارکیٹ میں احتیاط سے کام کرنا چاہیے؟ مارکیٹ کا آؤٹ لک ابھی بھی بہت پازیٹیو ہے، ابھی بھی جو ہے سیکٹرز کے اندر میں اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ سائیکلیکلز پرفارم کرنا سٹارٹ کریں گے، وہاں سے ہمیں کچھ بہتر ارننگز نظر آنا شروع ہوں گی، پوٹینشلی کچھ سٹاکس میں اور کچھ سیکٹرز میں پوٹینشیل پے آؤٹس بھی ایکسپیکٹیشن سے بہتر ابھی اناؤنس ہوئے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے سلیکٹ اپرچونیٹیز تو مستقل طور پر رہتی ہیں، اور انویسٹرز کو جو ہے وہ ان اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، جس میں سائیکلیکلز ہیں، پوٹینشیل پے آؤٹ سٹوریز ہیں، پوٹینشیل کارپوریٹ ایکشنز ہیں، پوٹینشیل پالیسیز ہیں جو سیکٹرز کے لیے اناؤنس کی جا رہی ہیں یا ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اناؤنس ہوں گی۔ تو ان پالیسیز کو دیکھنا چاہیے، انہیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اسی حساب سے اپنے پورٹ فولیوز کو ایک ایکٹیولی طریقے سے مینیج کر کے الائن کرنا چاہیے۔ تو مارکیٹ کے اندر میں اپرچونیٹیز تو ایون اگر مارکیٹ کے ریٹرنز نیئر ٹرم فلیٹ رہتے ہیں براڈر مارکیٹ کے، تو سلیکٹیو سٹوریز ملتی جائیں گی جس پہ پوٹینشلی آؤٹ پرفارمنس مل سکتی ہے ایک جنرل انویسٹر کو۔ اور جہاں تک بات ہے میکرو پروگرام کی، تو جہاں ہمیں یہ ریفارمز نظر آئیں گے، پاکستان کا ایک سکسیزفل ریویو کی کنکلوژن نظر آئے گی، تو وہاں پہ ہمیں مارکیٹ میں بھی براڈر ریٹرنز بھی نظر آئیں گے، اور ایک براڈ بیس ریلی بھی بنتے ہوئے نظر آئے گی۔ نوید، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں اگلے ہفتے کے امپورٹنٹ ایونٹس پر۔ منڈے کو یونٹی فوڈ، سازگار انجینئرنگ اور گل احمد ٹیکسٹائل کے ہاف ایئر کے ریزلٹس کا اعلان کیا جائے گا۔ ٹیوزڈے کو فوجی سیمنٹ اور مغل اسٹیل، وینسڈے کو سینرجی، ہپکو، گندارا آٹو اور گندارا انڈسٹریز کے ہاف ایئر ریزلٹس جاری کیے جائیں گے۔ تھرسڈے کو فوریکس ریزروز کا ڈیٹا اور اس کے علاوہ دی آرگینک میٹ کمپنی اور انڈس موٹر کے ہاف ایئر ریزلٹس اور AGP کے فل ایئر ریزلٹس کا اعلان کیا جائے گا۔ اور جمعے کو ویکلی انفلیشن کا ڈیٹا اور نیشنل بینک کا فل ایئر ریزلٹ، اس کے علاوہ نشاط ملز، سرل، OGDC، پائنیئر سیمنٹ، فیروز اور ایئر لنک کے ہاف ایئر کے ریزلٹس کا اعلان کیا جائے گا۔ اور اب اس ہفتے کے ٹاپ 5 گینرز۔ اس ہفتے بینک آف پنجاب کی شیئر پرائس میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا جو 15% رہا۔ فوجی سیمنٹ کی شیئر پرائس میں 14.9% کا اضافہ ہوا۔ کوہ نور ٹیکسٹائل ملز 14%، طارق گلاس کی شیئر پرائس میں 12.6% اضافہ ہوا، اور DG خان سیمنٹ کی شیئر پرائس میں اس ہفتے 10.3% کا اضافہ ہوا۔ اور اب اس ہفتے کے ٹاپ 5 لوزرز۔ اس ہفتے سب سے زیادہ کمی ایبٹ کی شیئر پرائس میں ہوئی اور یہ 15.4% نیچے رہا۔ TRG 6%، سرل کی شیئر پرائس میں 4.9% کمی ہوئی، محمود ٹیکسٹائل 4.8% اور سازگار انجینئرنگ کی شیئر پرائس میں اس ہفتے 4.7% کی کمی ہوئی۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کے کچھ امپورٹنٹ کارپوریٹ ریزلٹس پر۔
UBL ने फोर्थ क्वार्टर में 21 रुपीस 27 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की, जो सालाना बुनियाद पर 93% और थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में 42% का इजाफा है। इस तरह कैलेंडर ईयर 2024 में UBL की EPS 61 रुपीस 39 पैसा बनती है। UBL ने फोर्थ क्वार्टर में भी 11 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया और इस तरह फुल ईयर का पे आउट 44 रुपीस पर शेयर बनता है। फोर्थ क्वार्टर में UBL की नेट इंटरेस्ट इनकम 64.7 बिलियन रुपीस रही, जो सालाना बुनियाद पर 74% और थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में 25% का इजाफा है। इसी तरह फोर्थ क्वार्टर में UBL की नॉन फंडेड इनकम में 122% का इजाफा देखा गया और इस तरह पूरे साल का NFI 132% के इजाफे के साथ 83.7 बिलियन रुपीस रहा। फोर्थ क्वार्टर में UBL का इफेक्टिव टैक्स रेट 40% रहा। DG खान सीमेंट ने सेकंड क्वार्टर में 6 रुपीस 21 पैसा की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी और फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। इस तरह DG खान सीमेंट की हाफ ईयर की अर्निंग्स पर शेयर 8 रुपीस 4 पैसा बनती है, जो सालाना बुनियाद पर भी तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। सेकंड क्वार्टर में DG खान सीमेंट की नेट सेल्स 21.7 बिलियन रुपीस रहीं, जो फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में 42% ज्यादा हैं। ग्रॉस मार्जिन्स 25.1% रहे, जो पहले क्वार्टर से 5.6% ज्यादा हैं। सालाना बुनियाद पर DG खान सीमेंट की फाइनेंस कॉस्ट 48% कम होकर 1.05 बिलियन रुपीस रहीं। मेपल लीफ सीमेंट ने सेकंड क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पर 3 रुपीस 57 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की, जो पहले क्वार्टर के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है और सालाना बुनियाद पर 67%। इस तरह मेपल लीफ सीमेंट की हाफ ईयर की EPS 4 रुपीस 85 पैसा बनती है, जो सालाना बुनियाद पर 31.4% का इजाफा है। सेकंड क्वार्टर में मेपल लीफ सीमेंट की नेट सेल्स 19.03 बिलियन रुपीस रहीं, जो सालाना बुनियाद पर 5% और पहले क्वार्टर के मुकाबले में 21% ज्यादा हैं। ग्रॉस मार्जिन्स 39.8% रहे, जो पहले क्वार्टर के मुकाबले में 8.3% ज्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 23% कमी के साथ 1.16 बिलियन रुपीस रहे। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड। खुदा हाफिज।